वैज्ञानिक पाउली ने 1925 में यह अपवर्जन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनका यह मानना था कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता। माने उन्होंने बताया था कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता। यदि n, l, m यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान यदि समान होगा तो s यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या का मान जरूर उसके चक्रण में भिन्नता होगी। ठीक है, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो अभी मैंने बताया कि यह 1925 में इन्होंने अपना अपवर्जन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो आप लिख लीजिए कहीं 1925 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, हम लोग n से l से m से s से इंडिकेट करते हैं, चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता या होता नहीं होता। ठीक है, उदाहरण के लिए समझने के लिए इसको समझा जाए। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम संख्या, दो इलेक्ट्रॉनों के करिए n, l तथा m के मान समान होंगे तो उनकी S यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, S यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान जरूर भिन्न होगा। अवश्य भिन्न होगा। अर्थात वे दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे होंगे। कितना साफ साफ बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या का मान एक समान
नहीं होता। ठीक है, अब उदाहरण से बताया उन्होंने कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए NLM यदि एक समान होंगे तो उनकी यस यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान जरूर भिन्न होगा, अर्थात वे दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे होंगे। ठीक है, अतः अब यहां पे बच्चों कुछ चीज समझना है इसको। अतः इस नियमानुसार एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो सकती है। अतः इस नियमानुसार एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 हो सकती है। 2 हो सकती है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अब यहां एक खास बात और है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, वो भी विपरीत चक्रण में। ये भी लिख लेंगे, विपरीत चक्रण में। विपरीत चक्रण में यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो, लेकिन दोनों विपरीत चक्रण में होंगे। अब यहां पे यह सीखना जरूरी है कि विपरीत चक्रण में का क्या मतलब है। तो बच्चों, जैसे मान लिया मैंने एक कक्षक बनाया, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम दोनों को ऐसे और ऐसे कभी भी नहीं रख सकते, यह गलत होगा क्योंकि वो विपरीत चक्रण में होते हैं। मतलब वो न ऐसे हो सकते हैं, न वो ऐसे हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, न वो ऐसे हो सकते हैं, न वो ऐसे हो सकते हैं। तो फिर होंगे कैसे? तो विपरीत चक्रण में, मतलब वे ऐसे, यानी कि एक कक्षक में एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के रूप में होगा। इस सीक्वेंस में ये हो सकते हैं, ऐसे ही आपको समझना है। या इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये कोई जरूर नहीं है कि पहले क्लॉकवाइज ही, आप पहले एंटी क्लॉकवाइज बना लो, ये ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। जबकि ये वाला दोनों क्या है, ये भी गलत है, ये भी मेथड गलत है। हमेशा वो विपरीत चक्रण में होते हैं। ये देखिए ध्यान से, विपरीत चक्रण का मतलब एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम दोनों को क्लॉकवाइज में नहीं दिखा सकते, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में नहीं दिखा सकते। तो हमारा सही लिखने का, बनाने का तरीका यह होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? तो हमने यह सीखा कि पाउली ने यह समझाने का प्रयास किया कि किसी भी परमाणु के लिए उसके 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता। यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं में n का मान, l का मान, m का मान यदि समान होगा तो s के मान में जरूर भिन्नता होगी। और वह भिन्नता कैसे होगी? तो ऐसे क्लॉकवाइज के रूप में, एंटी क्लॉकवाइज के रूप में। ठीक है, तो ये पाउली ने बताया था। अब हमें यह जानना होगा कि यह नियम, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में हम लोग देखते हैं कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप बताइए क्या वहां पे पाउली का अपवर्सन नियम को समझाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, यह नियम हाइड्रोजन परमाणु में नहीं समझाया जा सकता। तो हम यहां नोट कर लेंगे
यह नियम हाइड्रोजन परमाणु में नहीं समझाया जा सकता, अच्छा, क्यों नहीं समझाया जा सकता? तो क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन के द्वारा इस सिद्धांत को नहीं समझा सकता। अब एक अगला पॉइंट, इस नियम की सहायता से किसी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या रह सकते हैं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लेंगे, इस नियम की सहायता से किसी कोष में, इस नियम की सहायता से किसी कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यहां पे हमें याद रखना होगा, इस नियम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यह नियम किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता, यह बताया, ठीक है। दूसरी बात हमने यह सीखा कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वह दोनों विपरीत चक्र में रहेंगे। कभी भी भूल कर भी इस सीक्वेंस में, माने दोनों को क्लॉकवाइज, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में नहीं बनाएंगे, ठीक है। या तो आप इस सीक्वेंस में रखेंगे या तो इस क्रम में आप रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने बताया कि चूंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इस नियम को हम हाइड्रोजन पर लागू नहीं कर सकते, ठीक है। और अगले बात में हमने बताया कि इसकी सहायता से किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते